Good morning, student. This is chapter 4, History class 11, the Central Islamic Lands. Today's lecture related to Franks in Syria. Okay, in this para एक हम बोल सकते हैं कहानी हमारे सामने है और ये कहानी जो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है उस स्टोरी के पीछे अगर हम बोलते हैं कि उसका मोटिव क्या है तो उसका मोटिव ये है कि जो मुस्लिम उन एरिया में रहते थे उनका वहां पे रहने वाले फ्रेंक्स के साथ रिलेशन कैसा था। तो यहाँ पे एक मुस्लिम पर्सन है जो अपनी कहानी यहाँ पे बताता है कि एक बार एक फ्रेंक्स ने उनको अपने यहाँ खाने पे बुलाया था। वो फ्रेंक्स एक मुस्लिम फ्रेंड को अपने साथ खाने पे लेके गया था जहां पर वो काफी उसके साथ पोलाइट रहता है और उसको काफी सपोर्ट करता है कि वो हमारी सोसाइटी में जो है अपने को एडजस्ट कर सके, फिट जो है वो महसूस कर सके। सेकंड, यहाँ पे जब वो खाना खा के जो मुस्लिम है पर्सन है वो जब वापस रिटर्न होता है तब अचानक से एक सडनली एक फ्रैंकिश जो वुमेन है उसे पकड़ लेती है और उस पर ब्लेम करती है कि हाँ उसने उसके भाई का मर्डर किया है। जब ये सब बाहर कॉलोनी के अंदर चल रहा था तो वो फ्रैंक पर्सन जिसके साथ वो खाने पे गया था वो बाहर आता है और उस लेडी को सब कुछ जो है क्लियर करता है कि यह वह पर्सन नहीं है जिसकी तलाश तुम कर रही हो। ओके, तो इट मीन्स वो पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे टोटल ये कहना कि जो फ्रेंक्स हैं उनका मुस्लिम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था तो गलत होगा। ओके, तो आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स को स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर को मार्क करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन। हम यहाँ उस समय की बात कर रहे हैं जहां से अरब के कंट्रोल से पहले उस एरिया में क्या कंडीशन थी। तो एग्रीकल्चर जो है वहां का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्होंने क्या है कि जैसा एज यूजुअल चल रहा था उसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी उनके जो ओनर्स थे या तो बिग या स्मॉल फार्मर हुआ करता था और कभी कभी स्टेट्स के पास भी लैंड जो है वो उनकी खुद की हुआ करती थी। इट मीन्स स्टेट का भी कंट्रोल लैंड के ऊपर होता था। और जो इराक और ईरान की बात करते हैं तो उन एरियाज के अंदर जहां पे एग्रीकल्चर किया जाता था वो लैंड जो होती थी वो छोटी छोटी नहीं तो बहुत ही लार्ज यूनिट्स वो एग्रीकल्चर लैंड की हुआ करती थी। तो डिवाइड इन द लार्ज यूनिट। तो लार्ज यूनिट के इट मीन्स एस्टेट के बहुत ओनर जो हुआ करते थे, इन ओनर्स का काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना। ओके, तो एस्टेट्स ओनर जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे और ये टैक्स जो है वो स्टेट को जाता था। और थोड़ा हमें इसमें एक चेंज देखने को मिलता है उस समय कि जो पेस्ट्रोल हुआ करते थे वो अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं। इट मीन्स जो लोग घुमक्कड़ लाइफ जीवन जीते थे, जो अपने कैटल्स को इधर से उधर जो है शिफ्ट किया करते थे, अब वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। बिग एस्टेट्स जो हुआ करते थे उस समय जब मुस्लिम एलाइट आते हैं तो ये अपनी जो लैंड है वो छोड़कर चले जाते हैं। मतलब जब अरब का वहां पे कंट्रोल हो जाता है उस एरिया में तो यहाँ पे बिग एस्टेट के जो ओनर्स थे वो अपनी लैंड को छोड़कर चले जाते हैं। इट मीन्स जो उस एरिया में रहना नहीं चाहते वो अपनी लैंड को छोड़कर चले जाते हैं और ये जो लैंड है वो मुस्लिम एलाइट को दे दी जाती है जिनमें से मोस्ट ऑफ जो है वो खलीफ्स फैमिली हुआ करते थे। अब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो किसका है? स्टेट का है। इट मीन्स जो लोगों के पास जो खुद की लैंड है वो तो ठीक है, लेकिन अदर जो लैंड जो लोग छोड़ के चले गए हैं और कुछ जो पहले से लैंड स्टेट के कंट्रोल में हुआ करती थी तो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है।
अब देखिए स्टेट जब एक बार क्या होता है कि ओवरऑल जब वो सेटल हो जाता है तब वो अपनी इनकम का जो मेन सोर्स है वो टैक्स के ऊपर आता है। इट मीन्स द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। नेक्स्ट इज नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में बताते हैं। देखिए नॉन मुस्लिम जो लोग थे जिनके पास अपनी लैंड थी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था जिसे खराज बोला जाता था। ये टैक्स 20 to 50% होता था। इट मीन्स यहाँ नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था वो 20 to 50% ऑफ द क्रॉप्स होता था। मुस्लिम जो लोग थे उनके ऊपर 10% टैक्स लगाया जाता था और उसे उसर बोला जाता था। देखिए 10% का मतलब हो गया कि आपके 100 बैग्स अगर ग्रो हो रहे हैं तो उसमें 10 बैग जो है आपको स्टेट को देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ नॉन मुस्लिम पे ये बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 20 to 50 बैग्स जो है उन्हें स्टेट को देने होते थे। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो नॉन मुस्लिम पर्सन होते हैं, जो नॉन मुस्लिम जो लोग थे वहां के, दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इट मीन्स वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे, वो उसको स्वीकार करने लगे। इट मीन्स वो जो है मुस्लिम बनने लगे। अब नॉन मुस्लिम जो मेन मकसद उनका क्या था, टैक्स से बचने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया था। तो उससे क्या हुआ कि द इनकम ऑफ द स्टेट रिड्यूस, कम होना शुरू हो गई। तो अब ये इनकम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले वहां के रूलर ने स्टॉप द कन्वर्जन प्रोसेस, जो कन्वर्जन की प्रोसेस थी उसे उसने रोका। एंड सेम पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन उन्होंने शुरू कर दिया। इट मीन्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के ऊपर उन्होंने सेम जो है पॉलिसी अप्लाई की है। अब 10th सेंचुरी के अंदर थोड़ा यहाँ पे हमें टैक्स के रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल अपॉइंटेड कर दिए गए थे, वहां पे देखने को मिलते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिनको सैलरी दी जाती थी, इक्तास बोला जाता था। अब थोड़ा सा चेंज इन एग्रीकल्चर देखते हैं कि हाँ ये जो इराक और ईरान पे कंट्रोल हो जाता है उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर और उस समय क्या था, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेंट हैंड इन हैंड, साथ साथ चल रहे थे। अब उसका क्या रिजल्ट था, देखिए अच्छे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे देखने को मिल रही थी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने के कारण वहां पे क्या था कि जो भी रूलर आता था वो बहुत अच्छे से वर्क करता था। तो यहाँ नील वैली का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहां पे जो स्टेट है उसने बहुत सारे जो है कंसेशन बोलिए, वर्क बोलिए, एग्रीकल्चर के लिए किया है। इरिगेशन सिस्टम को वहां पे डेवलप किया गया है और उसका रिजल्ट है कि वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो है वो डैम्स, कैनाल्स, डिगिंग ऑफ द वेल्स, ये सब शुरू किया गया। और ये साथ ही स्टेट ने जो है टैक्स कंसेशन भी उनको दिया है। अब टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, साथ ही इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे फार्मर एज यूजुअल एज द वहां के जो स्टेट की जो है वो भी इनकम इंक्रीज होती है। तो कल्टीवेशन जो है लैंड भी यहाँ पे देखिए एक चीज और देखने को मिलती है कि यहाँ पे टैक्स कंसेशन किसे दिया गया था, टैक्स कंसेशन उसे दिया गया था जो फर्स्ट टाइम जो है लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहा है, न्यू लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहा है। तो यहाँ पे टैक्स से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा नई से नई लैंड को जो है एग्रीकल्चर में लाना शुरू कर देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो कल्टीवेशनल जो एरिया है, जो कल्टीवेटेड एरिया है वो एक्सपेंडेड होता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब इनका फायदा जो है वहां के फार्मर और वहां के जो स्टेट दोनों को मिलता है। लेकिन यहां देखने की बात यह है कि ये देखिए उस समय कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंजेस, किसी तरह की टेक्नोलॉजी वहां पे नहीं है। पहले भी सेम वही सिस्टम था, उसी एक हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो एग्रीकल्चर किया जाता था तो वो मॉडर्न नहीं है। ओके, ट्रेडिशनल मेथड से पहले भी एग्रीकल्चर होता था, वही ट्रेडिशनल मेथड से बाद में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है।
तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने में बहुत कुछ जो है रोल वहां के जो रूलर है उनकी पॉलिसी के ऊपर है। अब इसके रिजल्ट से न्यू क्रॉप्स जो है वहां पे ग्रो की जाने लगी, जिसमें आपके कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, स्पिंच एंड द ब्रिंजल्स थे और उनको एक्सपोर्टेड टू यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ पे पहले भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस था वहां का ऑक्यूपेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज है ना एग्रीकल्चर, वो वैसा ही था। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस एग्रीकल्चर में वहां के रूलर के द्वारा किया गया और उसका रिजल्ट था वहां की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। ओके, थैंक यू।